सो वेलकम फ्रेंड्स, वी हैव अ वेरी ब्राइट स्टूडेंट विथ अस। हमारे साथ एक बहुत ही ब्राइट स्टूडेंट है। एंड वो कौन है और उन्होंने क्या अचीव किया है वो खुद ही बताएंगे। लेकिन उन्होंने बहुत अच्छा अचीव किया है। ही हैज सिक्योर्ड अंडर 100 रैंक इन गेट सिविल एंड वी आर ईगर टू हियर फ्रॉम हिम। सो आई रिक्वेस्ट हिम दैट आप प्लीज अपने आप को इंट्रोड्यूस कीजिए। आप अपना नाम बताइए, आपका रैंक बताइए और आप कहाँ से हो। और उसके बाद वी विल सी कि और आपसे क्या हम जानेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। प्लीज टेल योर नेम एंड आप कहाँ से हो एंड थोड़ा ब्रीफ में बताइएगा। ठीक है, चलिए बोलिए। मेरा नाम सूर्यांश तिवारी है। मेरा गेट में सिविल में 94 AIR आया है। मैं अभी फोर्थ ईयर स्टूडेंट हूँ NIT जमशेदपुर से, और मैं रांची झारखंड से हूँ। ओके, द ग्रेट टू हियर दैट ही सिक्योर्ड 94 रैंक और अभी वो फोर्थ ईयर में है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मेनी स्टूडेंट्स जो कॉलेज में प्रिपरेशन करने का सोच रहे हैं। सो कॉलेज में प्रिपरेशन करना बहुत ही अच्छा रहता है बिकॉज यू आर फ्रेश विद द स्टडीज एंड यू कैन सी दैट ही हैज सिक्योर्ड 94 रैंक व्हाइल स्टडिंग इन योर कॉलेज बिकॉज इन फोर्थ ईयर। तो उन्होंने अपनी पढ़ाई सेकेंड ईयर या थर्ड ईयर में की होगी। सो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आपने पढ़ाई एक्चुअली शुरू कब की गेट के लिए, और क्या आपका इंस्पिरेशन रहा कि आपने पढ़ाई शुरू, आपने क्यों सोचा कि मैं गेट का तैयारी करूं, कहाँ से आपको इंफॉर्मेशन मिला। एंड आपने पीडब्ल्यू ज्वाइन कब किया और आपने कौन सा बैच में थे और आपने क्या क्या किया, व्हाट व्हाट ऑल थिंग्स यू डिड इन पीडब्ल्यू दैट हेल्प्ड यू इन गेटिंग दिस रैंक। सर, तो बैच तो मैंने सर सेकंड सेमेस्टर में लिया था। पर उस समय तो बस बैच लिया था, तो पढ़ाई था कि बहुत टाइम बचा हुआ है, आराम से करेंगे। तो ऐसे करते करते थर्ड सेमेस्टर में थोड़ा थोड़ा पढ़ाई किए। लेकिन फिर फैब आ गया फोर्थ सेमेस्टर का। मतलब एक ही साल बचा था गेट के लिए, तो अब लगा कि अब नहीं पढ़ेंगे तो 2025 के लिए काफ़ी लेट हो जाएगा। तो तो फोर्थ सेमेस्टर के से मैंने सीरियसली प्रिपरेशन शुरू कर दी। तो उसके बाद से कंटिन्यूअसली मतलब 2 साल तक पूरा पढ़ाई किया। तो आपने लास्ट ईयर गेट दिया था, थर्ड ईयर में गेट दिया था आपने? यस सर। उसमें उसमें मेरा कितना रैंक आया था? 623 था सर। 623, राइट? यस सर। सो स्टूडेंट्स जो ये वीडियो देख रहे हैं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, अगर आपने थर्ड ईयर में, जब आप पढ़ाई कर रहे हो, थर्ड ईयर में भी आप गेट दे सकते हो। और थर्ड ईयर में हो सकता है कि आपका शायद टॉप 100 रैंक ना आए या टॉप 200 रैंक ना आए, टॉप 50 रैंक ना आए। लेकिन अगर आप थर्ड ईयर में देते हो तो आपका एक मेजर पोर्शन ऑफ सिलेबस कंप्लीट हो जाता है और इट्स सॉर्ट ऑफ एक्ट्स लाइक अ, आई कैन से, प्री प्रैक्टिस सेशन। एंड आई थिंक दैट सूर्यांश आपको पक्का हेल्प किया होगा जब आपने इस बार गेट दिया होगा, तो लास्ट ईयर का एक्सपीरियंस आपको हेल्प किया होगा। तो लास्ट ईयर से आज इस ईयर में आपने क्या इंप्रूवमेंट्स किया कि आपका रैंक 600 समथिंग से इट बिकेम अंडर 100? तो आपने अपने पर्सनल लेवल पे क्या क्या चेंजेस किए प्रिपरेशन में, क्या आपको लगता है कि दैट बिकेम द की टू योर सक्सेस? सर 2025 में तो सर मेरा था बेसिक एम था कि मेरे मैक्सिमम सब्जेक्ट्स कंप्लीट हो जाए। पर एक आरसीसी मेरे से छूट गया था, तो मैं 2025 में आरसीसी नहीं किया था। 2026 में आरसीसी करके गया था, तो वो था। और मैं था तो कि प्रैक्टिस अच्छे से करना है। मतलब थ्योरी तो एक बार ही पढ़ लिए। अब इसके बाद है जी, जितना टाइम है वो प्रैक्टिस को दे दो। पीवाईक्यूज मैंने और मल्टीपल्स टाइम किए, मैंने और कहीं से कुछ क्वेश्चंस लगाए। टेस्ट सीरीज थी, और जो पुराने क्वेश्चंस थे उसी को दोबारा पढ़ता गया। मतलब पीवाईक्यू बार बार ही करता गया। बोर बोर लग रहा था, लेकिन फिर भी किया दोबारा उसको, क्योंकि ओके। याद होगा तभी अच्छे से बन पाएगा एग्जाम में। ओके, ग्रेट। सो नाउ आपने जब टेस्ट सीरीज देना शुरू किया तो आपने किस मन से टेस्ट सीरीज देना शुरू किया? और क्या आपने डायरेक्टली यू वेंट टू फुल सिलेबस टेस्ट या फिर आपने पहले सब्जेक्ट टेस्ट या टॉपिक टेस्ट पहले अपियर किए थे? नहीं सर, पहले तो टॉपिक टेस्ट ही दिए थे, तो वो तो नवंबर या अक्टूबर से स्टार्ट कर दिया था। फिर एंड सेम्स आ गए थे, तो थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया था। पर उसके बाद से टेस्ट टेस्ट और प्रैक्टिस ये साथ में चलता रहा। टेस्ट, प्रैक्टिस और नोट्स रिवीजन ये साथ में चलता रहा, और एंड तक टेस्ट सब हो गया था ठीक। ओके, तो ग्रेट। आपने काफी कुछ शेयर किया एंड इट्स वेरी इंस्पायरिंग। सो आप थोड़ा बताइए कि अभी आगे आपको क्या एम है, आपको क्या लग रहा है कि आपको आगे क्या करना है, बिकॉज यू गॉट ए वेरी गुड रैंक। सो आगे आप क्या सोच रहे हो, आपके घर में आपके लिए क्या, उनको कैसा लगा जब आपका 94 रैंक आया? तो उसके बाद थोड़ा बताइए सो दैट वी कैन टेक इंस्पिरेशन फ्रॉम दैट। पापा मम्मी तो काफ़ी खुश थे कि 94 आ गया। मेरे को लगा नहीं था कि अच्छा रैंक आ पाएगा उतना।
पर जब वो या मैं सॉरी टू इंटरप्ट, आपका नंबर कितना आया, फाइनल मार्क्स कितना आया आउट ऑफ नॉर्मलाइजेशन के 100? बाद 77.08 है। ओके, दैट मीन्स स्टूडेंट्स, अगर आप टॉप 100 रैंक टारगेट करते हो, सो यू शुड टारगेट 80 प्लस मार्क्स या फिर अराउंड 80 मार्क्स। अगर आप 80 प्लस रख दोगे तो यू विल बी इन टॉप 50। अगर आप कहीं पे भी टॉप 100 रैंक टारगेट कर रहे हो, यू शुड नॉट बी टारगेटिंग एनीथिंग लेस देन 80, क्योंकि देखिए इनका भी नंबर ऑलमोस्ट 80 के आसपास आया है। तो आप लोग भी 80 मार्क्स ही टारगेट बना के चलिए, 80 प्लस जितना ज़्यादा होगा ऑब्वियसली अब अच्छा है। प्लीज़, आपको कोई भी लोअर टारगेट नहीं बनाना है। अभी आपको मैं एक चीज़ खाली पूछूंगा, मैथ्स एप्टीट्यूड के लिए आपने क्या अप्रोच लिया, और आपके अगर आपको याद होगा तो आप शेयर कीजिए कि मैथ्स एप्टीट्यूड में आपके 28 में से कितने राउंड नंबर बने। मैथ्स के लिए तो सर पुनीत सर बहुत अच्छा पढ़ाए हैं। मतलब सब चीज़ कंप्लीट है और उसके बाद पीवाईक्यू बना लेते थे, तो मतलब ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं था जो नहीं बन सकता है। और एप्टीट्यूड भी सर ने बहुत अच्छा पढ़ाया था, तो एप्टीट्यूड में भी कोई गलती नहीं। मेरा एग्ज़ाम में थोड़ा-सा गलत हो गया था एप्टीट्यूड में, तो उसमें 11 मार्क्स आए थे और तो मैथ्स में मैथ्स एक मिला क्वेश्चन के, मैं अटेम्प्ट नहीं किया था। तो ऑलमोस्ट यू स्कोर्ड मैथ्स मोर मिला देन के 22-23। हाँ, 22 लग समथिंग, 22 समथिंग। ओके, ओके, वेरी गुड, वेरी गुड। नाउ, क्या आपने कोई सब्जेक्ट छोड़ा था जब आप एग्जाम देने गए, तो क्या कोई आपने सब्जेक्ट छोड़ा था जो आपको याद हो कि आपने ये शायद पढ़ा नहीं ऐसा था, तो नहीं, ऐसा कुछ? मतलब पूरा छोड़ दिया हो, ऐसा तो बिल्कुल नहीं किए थे, पूरा छोड़ दिए हो। इरिगेशन थोड़ा-सा कम मार्क्स का आता है गेट में, पर उसके कुछ सब्जेक्ट कुछ टॉपिक्स हैं जिससे न्यूमेरिकल आने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। जो वो डेप्थ वाला फ़ॉर्मूलाज़ होते हैं, उससे न्यूमेरिकल आने के काफ़ी चांसेस हैं। और कभी-कभी रहता है कि सिर्फ़ डायरेक्ट फ़ॉर्मूलाज़ आ जाते हैं लेसिस वाले से, तो वो फ़ॉर्मूला ये सब बस करके गया था, उसके न्यूमेरिकल्स उतने ध्यान नहीं दिए थे। मतलब यू आर अ कॉलेज स्टूडेंट, तो कॉलेज में रह के आपने तैयारी की। वो स्टूडेंट्स का बोलना होता है कि कॉलेज में हमें टाइम नहीं मिलता है। तो मेरा ये जानना है कि आपने कॉलेज में कैसे टाइम मैनेज किया, पहला बात। या फिर क्या बीच बीच में आपको टाइम मिले, मतलब जैसे होता है कि जैसे वेकेशंस हुआ या फिर सैटरडे संडे हुआ, तो आपने कैसे बैलेंस किया? आपने क्या क्लासेस आप रिकॉर्डेड देखते थे, लाइव देखते थे, शाम को देखते थे, सुबह देखते थे, वीकेंड पे देखते थे? आपने कैसे लेक्चर्स कंप्लीट किए और कैसे आपने रिवीजन किया? आप किस टाइम पे नॉर्मली पढ़ते थे कॉलेज में? सर जब जब लैब होता था तो आके मैं पहले थोड़ा रेस्ट करता था ताकि माइंड थोड़ा सा काम रहे, और उसके बाद मैं पूरा अपना पढ़ाई स्टार्ट करता था। मेजरली तो मैं पूरा सारा चीज़ रिकॉर्डेड पे ही देखा, क्योंकि लाइव उतना हो नहीं पाया था। समर वेकेशंस और विंटर वेकेशंस काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि उसमें कोई कुछ कॉलेज से उतना रहता नहीं है और कॉलेज का कुछ रहता नहीं है, और फिर अपना पूरा घर पे टाइम रहता है, तो उसमें मैंने काफ़ी अच्छा अपना पोर्शन कंप्लीट किया था। जो मेरा फोर्थ सेमेस्टर के बाद वाला जो फोर्थ और फिफ्थ के बीच का जो समर वेकेशन था, उसमें मैंने अपना काफ़ी ज़्यादा सिलेबस कंप्लीट किया था। मैथ्स, इन्वायरमेंट, फ्लूइड मैकेनिक्स, रेलवेज, आरटी, ये पूरा सब्जेक्ट मैंने उस टाइम ही कंप्लीट किया था। तो स्टूडेंट्स को यहाँ से सीखना चाहिए कि देखिए, फर्स्ट तो आप लाइव क्लास अटेंड करने का कोशिश कीजिए, बट कभी कभी हो सकता है कि जब आप कॉलेज में हो तो आप ना अटेंड कर पा रहे हो। सो तब आपको पहले आपका काम ये करना है कि प्लीज कीप अ रिकॉर्ड कि आपका क्या मिस हुआ है। अगर आपको रिकॉर्ड है तो क्या मिस हुआ है, तो आइधर आप उसको वीकेंड पे कर सकते हो, जैसे कि सूर्यास्त ने भी कहा कि आपके जो वैकेशंस होते हैं वो वैकेशंस को यूज करना काफी जरूरी है। लेकिन अगर आपको वैकेशंस का यूज करना है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आपका पेंडिंग क्या चल रहा है। तो देखिए, जैसे कि आपका वैकेशंस आएगा तो आप पेंडिंग कंप्लीट कर सकते हैं, या फिर अगर आप वीकेंड पे कर सकते हैं तो भी बहुत अच्छी बात है। बट एनी हाउ, द कंक्लूजन इज कि कॉलेज में आपको सफिशिएंट टाइम मिलता है। हो सकता है कि डेली ना मिले, या फिर कभी कभी कुछ वीक्स आपको काफी हेक्टिक हो जाता होगा, सूर्यांश के लिए भी वही हुआ होगा, लेकिन उसके अलावा भी आपको टाइम मिलता है। सो मैं लास्ट क्वेश्चन पूछूंगा सूर्यांश से कि अभी आपका फ्यूचर प्लान क्या है, व्हाट इज योर फ्यूचर प्लान, एंड देन वी विल लीव हिम टू परस्यू हिज फ्यूचर प्लान। पीएसयूज़ का ही तैयारी है सर। इस रैंक पे मेजॉरिटी ऑफ द पीएसयूज़ के कॉल्स आ जाने चाहिए, तो अब उसके लिए यस। इंटरव्यू का प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहा हूँ। Okay, okay, great. So all the best for your future. And I think that जैसे ही आपका PSU का वैकेंसी आएगा, so surely going to get a call. अगर आप टॉप 100 में हो तो चांसेस काफ़ी ब्राइट हैं। एंड और भी उसके आगे भी, और भी आगे ऑब्वियसली देर इज लॉन्ग जर्नी टू कवर। अभी आपका एज तो बहुत कम है, तो ऑब्वियसली देर इज लॉट ऑफ थिंग्स टू एक्सप्लोर। एंड जैसे जैसे आप लाइफ में आगे बढ़ेंगे, आपको और भी काफ़ी कुछ मिलेगा। सो इट्स वेरी इंस्पायरिंग टू टॉक विथ यू।
दैट कॉलेज में रह के प्रिपरेशन करके प्रॉपरली शेड्यूल को फॉलो करके पीडब्ल्यू के मेटल को फॉलो करके जो हम बताते हैं वो करके आराम से आपने 94 रैंक अचीव कर लिया। थैंक यू वेरी मच। ग्रेट। गुड टू थैंक यू टॉक सर। विद। ठीक है, तो हमारा इंटरव्यू तो खत्म हो गया। चलिए आप कुछ मुझे पूछना चाहते हैं, आपका कुछ अभी कंफ्यूजन्स हैं तो वो हम लोग क्लियर कर लेते हैं, क्योंकि पोस्ट गाइडेंस भी सेशन है तो आपको कुछ डाउट है तो पूछिए। वही सर, पीएसयूज़ के लिए ही बता दीजिए, मतलब पीएसयू हाँ। का इंटरव्यू के लिए क्या चीज़ पे ध्यान दें, वैसा ही। ओके, पीएसयू का इंटरव्यू में देखो वो तो डिपेंड करता है कैसा कौन सा पीएसयू है। अगर थोड़ा टेक्निकल पीएसयू ज़्यादा आगे से मान लो इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड आया, या फिर अगर कोई मेट्रो प्रोजेक्ट का आया, तो फिर वो लोग तो कोर पे जाएंगे। तो डिज़ाइन की चीज़ें थोड़ा अच्छे से पढ़ना है। डिज़ाइन डिज़ाइन में आरसीसी, स्टील, और फिर इवन इवन एनवायरनमेंट में भी ना डिजाइन की चीजें होती है ना, सेडिमेंटेशन टैंक या फिर उस हाँ। टाइप के डिजाइन की चीजें ज्यादा पूछेंगे। थ्योरेटिकल चीजें कम पूछेंगे, डिजाइन अच्छा। की चीजें और टेस्टिंग की चीजें। मान लीजिए बिल्डिंग मटेरियल में, बिल्डिंग मटेरियल थ्योरी में कम जाएंगे। मान लो कि उनको थोड़ी, अब उनको नहीं पता है बॉक्स कंपाउंड वगैरह, उनको वो इतना नहीं पूछेंगे, वो टेस्ट में जाएंगे। वो ज्यादा थ्योरी वाला पोर्शन कॉन्सेप्ट वाले में नहीं जाएंगे। मोस्टली दे विल गो इन डिजाइन, क्योंकि वो लोग तो वही कर रहे हैं ना, जो भी वहां बैठा होगा वही होगा। तो डिजाइन में जाएंगे तो आपको ना सारे टेस्ट पता होना चाहिए, चाहे एग्रीगेट टेस्टिंग हो, चाहे बिटुमिन टेस्टिंग हो, चाहे सीमेंट टेस्टिंग हो, कंक्रीट टेस्टिंग हो। ठीक है। और थोड़ा लेटेस्ट जो भी हमारा अभी कंस्ट्रक्शन हो रहा है उस पर थोड़ा ध्यान दीजिए, गूगल सर्च करके। मतलब कोई भी नया टनलिंग हुआ है या फिर कोई नया ब्रिज बना है, कोई भी लेटेस्ट स्ट्रक्चर्स जो है ना। एक मिनट, सॉरी। जो भी आपके लेटेस्ट, एक सेकेंड, ये कुछ ठीक है, कुछ सुनाई दे रहा है? हाँ सुनाई दे रहा है, यस। तो यस सर। हाँ हाँ, कोई भी लेटेस्ट वाला है ना, मान लो कोई लेटेस्ट स्ट्रक्चर बन रहा है या कुछ ब्रिज बना है या टनलिंग हुआ है, इस पे वो सवाल पूछते हैं। बिकॉज वो लोग उसको न्यूज में फॉलो करते हैं, उनको आता भी नहीं होगा ना, वो पूछेंगे। वो एक्सपेक्ट करते हैं कि तुम्हें पता होना चाहिए कि उसमें एटलीस्ट देखो, हो सकता है मान लो कोई नया टनल बनना है, हो सकता है तुम्हें डिटेल्स ना पता हो। डिटेल्स थोड़ी पता होगा इतना डिटेल्स में, तो वो तो डॉक्यूमेंट भी नहीं होगा ना उसका डिजाइन कैसे हुआ है। लेकिन एक ओवरऑल आइडिया होना चाहिए कि वो उसमें क्या काम हुआ है। अभी मान लो कि हाई स्पीड रेल्स हो रहा है, हाई स्पीड रेल्स का एटलीस्ट बेसिक तो पता होना चाहिए कि हाई स्पीड रेल्स में क्या अलग हो रहा है नॉर्मल रेल से। जो नॉर्मल, जो भी 200 किलोमीटर पर आवर के नीचे जो गाड़ियां जा रही हैं, उनके कंपैरेटिवली जब हम लोग हाई स्पीड रेल बना रहे हैं, तो उसमें क्या चेंजेस हुआ है, ट्रैक में क्या चेंजेस हुआ है, सिग्नलिंग में क्या चेंजेस हुआ है। तो ये सब के जो लेटेस्ट काम हो रहा है, चाहे वो ब्रिज हो, रेल हो, या फिर टनलिंग हो। टनल टनल भी बहुत पूछते हैं, तो ये तीनों चीज पता होना चाहिए लेटेस्ट वाला। प्लस जो टेस्टिंग का जितना भी चीज है सब सारा टेस्ट पता होना चाहिए। प्लस डिजाइन पता होना चाहिए। डिजाइन में मतलब बीम, स्लैब, फुटिंग, रिटेनिंग वॉल, वाटर टैंक, और उसका उसका डिटेल कैलकुलेशन नहीं, कैलकुलेशन थोड़ी पूछेंगे। ऐसे मतलब बस मतलब बताने आना चाहिए। हाँ, जैसे मान लो कि बोलेंगे कि वाटर टैंक कैसे डिजाइन करोगे, सिंपल सा बताना कि चलो ठीक है, मुझे वो बुक स्ट्रेस का करूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा। तो एक मतलब ना बेसिक आइडिया होना चाहिए कि आप क्या क्या स्टेप्स फॉलो करने वाले हो। मान लो आप पूछेगा कि आपको सिरप देने स्पेसिंग से डिसाइड करोगे, तो ऑब्वियसली यू विल टेल दैट कि मैं पहले देखूंगा कौन सा है, क्या है, कितना शेयर फोर्स आ रहा है, क्या क्रिटिकल सेक्शन देखूंगा वहां पे कितना शेयर फोर्स आ रहा है, एनालिसिस करके निकालूंगा। तो ऐसे बेसिक स्टेप्स पता होना चाहिए, नॉट डिटेल्स, बट हाँ बेसिक स्टेप पता होना चाहिए। अब बोलेंगे कि मान लो कि क्रैकिंग को कैसे डिसाइड करते हैं, क्रैक पता होना चाहिए कि भाई हम उसको स्पेसिंग से क्रैक को कंट्रोल कर सकते हैं, स्पैन बाय डेप्थ से क्या कंट्रोल करेंगे, स्पैन बाय डेप्थ से हमको कंट्रोल कर सकते हैं, हम डिफ्लेक्शन कंट्रोल कर सकते हैं। तो यही सब चीजें, मतलब जो डिजाइन रिलेटेड चीजें हैं वो पूछेंगे। तो डिजाइन रिलेटेड पता, प्री टेंशनिंग, पोस्ट टेंशनिंग पे पूछेंगे। उसके बाद फाउंडेशन पे बहुत क्वेश्चन, फाउंडेशन अच्छे से आना चाहिए। चाहे बियरिंग कैपेसिटी हो, टाइप्स ऑफ फाउंडेशन हो, कंबाइंड फुटिंग, सिंगल फुटिंग, पाइल फाउंडेशन पे क्वेश्चन, पाइल टेस्टिंग में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। उसके बाद आपका जो ये सब होता है ना, कॉफर डैम वगैरह पूछ सकते हैं। फिर वो वाटर वाटर जहाँ पे वाटर लेवल ज़्यादा हो तो वहाँ पे कैसे फाउंडेशन बनाओगे, उसका क्या है, वेल फाउंडेशन कैसे बनाओगे। तो ये सारी चीज़ देखो, ज़्यादातर जो फील्ड रिलेटेड है। मान लो कि तुम इंजीनियर बनोगे, तो मतलब तुम क्या इंजीनियर बन के क्या करोगे तुम, अगर ब्रिज बनाओगे या फिर बिल्डिंग बनाओगे, या फिर मेट्रो स्ट्रक्चर बनाओगे, या फिर कोई बड़ा सा पोर्ट बनाओगे। तो हर जगह ये सब जो रोड्स बनाओगे, तो ये सब में तो डिजाइन ही हुआ ना। सो दे विल गोइंग टू डिजाइन मोर। हर चीज का डिजाइन एक्सपेक्ट करें, जैसे कोड्स कोड्स के नाम पूछ सकते हैं।
कौन से आईआरसी कोड्स यूज किए जा रहे हैं, कौन से ब्रिज कोड्स यूज किए जा रहे हैं, लोड कैलकुलेशन के लिए क्या यूज किया जा रहा है, अर्थक्वेक के बारे में भी थोड़ा बेसिक क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। अच्छा वो तो लेटेस्ट वाला पूछा, अभी देखो ऐसे अर्थक्वेक का ना लेटेस्ट कोड चेंज हुआ है, जस्ट जोन्स चेंज हुआ है, जस्ट एक हम्म। कुछ कुछ महीना कुछ वीक्स पहले ही चेंज हुआ, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं कब, बट हुआ अभी है, जस्ट पहले हुआ है। जस्ट हुआ है, मैं पढ़ रहा था। तो उसमें पूछ सकता है कि क्या ये चेंज हुआ है, क्या चेंज हुआ है, क्या मतलब पूछ, तुमको नहीं पता है तो बोलेंगे रे भाई क्यों नहीं। तो एटलीस्ट आइडिया देखो, एग्जैक्टली थोड़ा वहाँ पे मैप मैप लेके ड्रॉ करेंगे, उतना तो नहीं करना है, बट पता होना चाहिए कि जोन से 6 जोन्स हुए हैं, इनमें दो टू से लेके 6 तक जोन हुआ है। उसमें अगर ये भी पूछ सकते हैं, मतलब देखो तुम, अब देखो इंडिया में हर सिटी का तुम्हें पता नहीं होगा कि तुम कौन से जोन में हो। फिर एटलीस्ट तुम्हारा टाउन किस जोन में है, तुम्हारा सिटी किस जोन में आ रहा है, दिल्ली किस जोन में आ रहा है, मुंबई किस जोन में आ रहा है। तो इस टाइप की चीजें थोड़ा ज्यादा पूछेंगे, समझ लो ना, लेटेस्ट चीजें प्लस लेटेस्ट चीजें, जैसे लेटेस्ट आजकल देखो अर्थक्वेक इंजीनियरिंग का काफी, मतलब क्या बोलते हैं, अर्थक्वेक का काफी मतलब नीड हो गया है, क्योंकि देखो डिजाइन बहुत हुआ सारा, हाँ बहुत नीड है अभी। ऐसा नहीं है कि अर्थक्वेक का अभी अब ऑप्शन में बचा है, ऑप्शन नहीं है, ऐसा नीड अभी मतलब कंपल्सन है वो, क्योंकि देखो तुम, पूरा नॉर्थ का तो एक बेल्ट पूरा जाता है तुम्हारा जोन 4 में चला, जोन 4 या जोन 5 में चला जाता है। तो जोन 4 5 में गया मतलब हर टाइम तलवार लटके रहती है कि कब पता नहीं क्या हो जाए। तो इसलिए अर्थक्वेक का आएगा ही आएगा, तो मतलब आएगा ही आएगा, तो पूछेंगे ही, पूछ सकते हैं, मतलब ऐसा नहीं कि पूछेंगे, मतलब पूछ सकते हैं, ठीक है ना। तो ये सब चीजें पता होनी चाहिए डिजाइन कर ले, और मान लो कुछ भी नहीं पता है ना, एटलीस्ट बेसिक पता होना चाहिए। ऐसे मान लो कि पूरा अर्थक्वेक का तुम बोल सकते हो कि सर IS 1893 में दिया हुआ है, मैंने उसमें पढ़ा था सर कि उसमें जोन करके फिर उसके बाद उससे हम बेस शेयर निकालते हैं फिर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, उसके बाद का मुझे थोड़ा याद नहीं है। तो एटलीस्ट अगर आप इतना भी बोल दें, इसका मतलब कि आपने पढ़ रखा है, यू हैव आइडिया, तो आप कर लो। तो हर चीज का आपको आइडिया लेना है, हर चीज का डेप्थ में नहीं जाना। हर चीज का आपके पास, मान लो आपको आपको देखो हर चीज का कुछ भी पूछेंगे ना, आपके पास 2 3 चीज बोलने के लिए होना चाहिए उस चीज का। अगर आप उतना कर लिए तो आपका इंटरव्यू अच्छा ही जाएगा। और थोड़ा स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल और स्ट्रक्चरल एनालिसिस का, शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम एंड डिफ्लेक्टेड शेप आप पढ़ के जाना। डिफ्लेक्टेड शेप, वो क्या करेंगे, फ्रेम दे देंगे, बोलेंगे ये लोड लग रहा है, बताओ डिफ्लेक्टेड शेप कैसा होना चाहिए, क्योंकि वहां देखो तुम्हें कैलकुलेशन तो करना नहीं है, वो कैलकुलेशन नहीं करेंगे, बोलेंगे ऐसा नहीं कि बोले कैलकुलेटर बताएंगे, बोलेंगे दे दिया है लोड, लोड दे दिया, फिर बोलेगा कि इसका ना डिफ्लेक्टेड शेप कैसे बनेगा बताना, तो ऐसे पूछेंगे। या फिर इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम का खाली डायग्राम बनाकर फ्रेम इसका पूछ सकते हैं। सिंपली सपोर्ट बीम का तो कम चांसेस है, बट पूछ सकते हैं। सिंपली सपोर्ट, ओवर हैंगिंग, ठीक है ना, कैंटिलीवर, इन सब का ना क्या है ना, बेसिक शियर फोर्स बेंडिंग मोमेंट डायग्राम एंड फ्रेम्स का शियर फोर्स बेंडिंग डायग्राम एंड डिफ्लेक्टेड शेप, इसका वैल्यूज भी अगर याद है तो बढ़िया है, अगर वैल्यूज याद नहीं है, शेप खाली, जैसे मान लो कि सिंपल सपोर्ट का क्या आता है, पैराबोलिक आता है, ऐसे आता है, खाली शेप। ऑब्वियसली सिंपल सपोर्ट बहुत बहुत इजी हो गया, इतना इजी पूछते हैं, ऐसे थोड़ा कम है। लेकिन मैं बता दूं, ओवर हैंगिंग का पूछ सकते हैं, ओवर हैंगिंग है तो बताओ उसका शेप कैसे आएगा। तो शेप का तो आइडिया होना चाहिए ना, एग्जैक्ट वैल्यू तो कैलकुलेट करना टाइम लगेगा, बट जिसने पढ़ाई किया है उसको तो शेप याद होगा ना, क्योंकि इसका ऐसे ही कुछ आता है, ऐसे ही कुछ आता है। फ्रेम्स का पूछेंगे कि ऐसे ही कुछ बताओ, लोड दे देगा, यूडीएल दे देगा, साइड में सुई का मतलब हॉरिजॉन्टल लोड देगा, वर्टिकल लोड देगा, बोलेगा कि अब बताओ इसका शेप कैसे बनेगा। डिफ्लेक्ट देखो, डिफ्लेक्टेड शेप और शियर फोर्स बेंडिंग डायग्राम में दो अलग अलग चीज है, राइट। तो शियर फोर्स बेंडिंग डायग्राम का पूछ सकते हैं शेप, प्लस डिफ्लेक्टेड शेप भी पूछ सकते हैं, क्योंकि डिफ्लेक्टेड शेप से पता लगेगा ना कि कहाँ ज्यादा डिफ्लेक्शन हो रहा है, तो वहां पे शायद कुछ किया जाएगा। तो ये स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में और एनालिसिस में ये पढ़ के जाना है ज्यादा, क्योंकि वो बैठ के अब इतना ज्यादा उसमें नहीं जाने वाले हैं, मतलब बकलिंग वकलिंग पूछ सकते हैं, बट उतना देखो जैसे टॉर्सन का पूरा वो पूछ के इतना नहीं जाएंगे, मोर सर्कल वगैरह में इतना नहीं जाएंगे। पूछने को तो बेसिक हर चीज का पूछ सकते हैं, और बेसिक तो आपको कॉलेज में तो गेट का प्रिपरेशन में हो ही गया है, तो गेट का जो अगर कुछ बेसिक तो आप कर ही लोगे। वो ऐसी चीजें कुछ तो शायद हम लोग गेट में इतना ध्यान नहीं देते, डिफ्लेक्टेड से कहाँ ध्यान देते हैं, ध्यान देते ही नहीं, इतना आता ही भी नहीं है। टेस्ट पे थोड़ा बेसिक ही जानते हैं, बट इतना पढ़ते नहीं है, कोड्स के बारे में पढ़ते नहीं है, तो थोड़ा वो देखना है। और स्टील स्ट्रक्चर्स में तो ऑब्वियसली थोड़ा पता होना चाहिए, स्टील स्टील में पूछ सकता है, बोल्टिंग के बारे में पूछ सकता है, उसके बाद कॉम्प्रेशन मेंबर्स पूछता है, बिल्ट अप सेक्शंस पूछ सकता है, लेसिंग पूछ सकता है, फिर उसके बाद प्लेट गार्डर्स पूछ सकता है, स्टिफनेस के बारे में पूछ सकता है, ठीक है ना। शायद गेंट्री गार्डर या फिर उसमें इतना नहीं जाए, बट इसमें चांसेस काफी है। प्लेट गार्डर तो पूछने से बहुत जाता है, प्लेट गार्डर पूछ सकता है, स्टिफनेस तो पूछ सकता है। फिर बेस कॉलम जो देते हैं, जो सब कॉलम का बेस, उसमें उसका उसके बारे में पूछ सकता है, एंकर बोल्टिंग पूछ सकता है। तो ये सारी चीजें ज्यादा फील्ड में यूज में आती हैं, जैसे पर्लिन होता है, एक पर्लिन होता है, सुना होगा तुमने पर्लिन,
पर्लिन का देखो डिजाइन इतना क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आता है, बट पर्लिन होता क्या है, बीम ही है, बट उसमें क्या होता है, उसका डिजाइन में क्या होता है, या जैसे मतलब लेटरल टॉर्सनल बकलिंग क्या है, वेब क्रिपलिंग क्या है, वेब बकलिंग क्या है, ये सबका बेसिक बेसिक बेसिक, और भी बेसिक बेसिक है, दो दो लाइन पता होना चाहिए। ज्यादा गहराई में वहां बैठ के फॉर्मूला नहीं पूछेगा वो, फॉर्मूला इतना कौन पूछेगा, पूछना है वेब क्रिपलिंग क्या होता है, वेब क्रिपलिंग कहाँ पे होता है, वेब बकलिंग कहाँ पे होता है, वेब बकलिंग मतलब ठीक है कंसंट्रेट लोड लग गया तो हो जाएगा इससे चांसेस है। तो या फिर लेटरल टॉर्सनल बकलिंग क्या होता है, कौन उसमें बकल करता है, तो पता होना चाहिए कि टॉप कंप्रेशन फ्लैंज बकल करता है, ऐसे टाइप का चीज है। तो हर चीज का दो दो लाइन, और बेस्ट क्या है, गूगल जेमिनी यूज कर लो, बेस्ट है। गूगल जेमिनी में हम्म, जाओ, एक एक टर्म लिखो, वो दो चार चीज बोल देगा, उसी को थोड़ा समझ के कर लेना, खत्म। ठीक है, दैट विल बी एनफ फॉर द ओके एग्जाम। सर। और सर हाईवे से भी कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं, हाँ हाईवे बेसिक से तो, भी रिलेटेड। डिजाइन 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 नहीं पूछ सकता है, IRC37 कैसे यूज करते हो, थिकनेस कैसे डिसाइड करते हो, डिफरेंट जो लेयर्स होते हैं ना, वो क्या है, प्राइम कोट क्या होता है, टेक कोट क्या होता है, ठीक है ना, ओके ग्रैनुलर सर। सब बेस क्या है, फिर पूछ लेगा कि CTB क्या होता है, सीमेंट रेटेड बेस होता है, CTSB क्या होता है, सीमेंट रेटेड सब बेस, ठीक है। या फिर पूछ WBM, WMM, सबका अगेन, सबका एक एक लाइन है, फिर एक BC होता है, बिटुमिनस कंक्रीट क्या होता है, फिर एक होता है सेमी डेंस बिटुमिनस कंक्रीट भी आता है, SDBC भी आता है, उसके बाद DBM आता है, डेंस बिटुमिनस मैकडम, ठीक है ना, SDBM भी आता है, सेमी डेंस बिटुमिनस मैकडम। अब देखो ये सब गेट में इतना नहीं आता है इसलिए हम इतना पढ़ते भी नहीं है इस चीज को, लेकिन वहां पे क्या है, वो लोग बेसिक चीज पूछ लेंगे। या फिर आजकल ना पॉलीमर, पॉलीमर बेस्ड काफी सारा बिटुमिन का लेयर्स आ रहा है, पॉलीमर पॉलीमर बेस्ड। एक ना रबर क्रम्ब आता है, एक रबर क्रम्ब, उससे क्या होता है कि सॉक अच्छा रहता है, प्लस उसमें पानी अच्छा निकल जाता है, तो वो भी एक आता है। तो रबर आजकल गम। हम कुछ आता है रबर क्रम, ऐसा कुछ मैं भूल गया एग्जैक्ट नाम। ओके तो सर। ये सब क्या है कि आजकल काफी फॉलोइंग में, बट उसमें गेट में क्वेश्चन नहीं आता, ESC में भी कम आता है, लेकिन इंटरव्यू में पूछते हैं, क्योंकि इंटरव्यू में क्या है ना, वो लोग तो वही डील कर रहे हैं ना, वो लोग तो वही सब कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, वो तो उसी में डील कर रहे हैं, तो वही पे पूछेंगे, वही सब पूछेंगे। या फिर थोड़ा जॉइंट्स के बारे में पूछ लेंगे, डबल बार्स के बारे में पूछ लेंगे, टाई बार्स में पूछ लेंगे, जॉइंट्स कहाँ देते हैं, बिल्डिंग जॉइंट्स, ब्रिजेस जॉइंट्स। तो ये सारे टाइप की चीजें ज्यादा रिलेटेड टू द फील्ड थी, समझो ना। या फिर बिटुमिनस ग्रेडिंग के ओके बारे सर। में पूछ लेंगे, बिटुमिनस ग्रेडिंग कैसे करते हैं, बिटुमिनस टेस्टिंग कैसे करते हैं, बिटुमिनस का, अब देखो वही सब पूछेंगे वो लोग, उसका थ्योरी में नहीं जाएंगे, थोड़ी 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 पूछेंगे कि बैठ के तुम कैलकुलेट करो, ट्रैफिक डिजाइन, ट्रैफिक निकालो, ये सब नहीं पूछेंगे। बट जो टेस्टिंग का चीज है और जो डिजाइन का चीजें हैं, हर हर चीज में वो पूछना चाहता है। जैसे मतलब एनवायरमेंट में वो नहीं पूछने वाले कि अल्कलिनिटी निकालो, हार्डनेस निकालो, उतना नहीं पूछेंगे। लेकिन बोलेंगे सेडिमेंटेशन टैंक डिजाइन करना है, कैसे करोगे। डिजाइन। हाँ सेडिमेंटेशन टैंक में एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस का डिजाइन करना है, बताओ कैसे करोगे, एक ऑक्सीजन बॉन्ड करना है मुझे। तो इस टाइप का डिजाइन चीजें पूछेंगे, और डिजाइन में बेसिक पता होना चाहिए, ओके सर। ज्यादा नहीं कि मैं ये लूंगा, मैं सरफेस ओवरफ्लो रेट लूंगा, मैं ये लूंगा, मैं लूंगा, मैं सेटलिंग वेलोसिटी निकाल दूंगा, फिर वहां से कर लूंगा, इस टाइप का बेसिक बेसिक पता होना चाहिए। तो बेसिक बेसिक पता है तो आप कर लो किसी में चीज में। तो इसीलिए देखो ज्यादा मान लो किसी में भी वो थ्योरी में कम पूछेंगे, जैसे सॉइल मैकेनिक्स में ज्यादा फाउंडेशन पूछेंगे, दे विल नॉट गो इनटू सो मच ऑफ क्या बोलते हैं तुम यार, ये निकालो यार, तुम अर्थ प्रेशर निकालो पूरा कैलकुलेट करके, वो सब नहीं। बट फाउंडेशन ज्यादा उनको, फाउंडेशन इज वेरी हिट, ठीक है। तो फाउंडेशन अच्छे से करके जाना है, फाउंडेशन में वो भी स्लो फाउंडेशन कहाँ देते हैं, स्लो फाउंडेशन में बिल्डिंग कैपेसिटी कम कब कब कम हो जाएगा, लिक्विफेक्शन क्या है, राइट, लिक्विफेक्शन इज ए वेरी ओके सर। वेरी क्रिटिकल कॉन्सेप्ट, हम्म, बड़ा क्रिटिकल कॉन्सेप्ट। नेगेटिव स्पिन फ्रिक्शन क्या है, अंडर 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 रिम पाइल कहाँ देते हो, ठीक है। या फिर फाइल क्या है, एंड बेयरिंग पाइल क्या है, फ्रिक्शन जो हम टेस्ट करते हैं कैसे टेस्ट करते हैं, व्हाट इज द प्रोसीजर फॉर पाइल लोड टेस्ट का, कुछ कौन से कोड में दिया है, जैसे IS 2911 में दिया है, तो क्या है वो कोड, उसमें क्या लिखा है, उसके रूटीन पाइल क्या होता है, इनिशियल पाइल टेस्टिंग। तो इस टाइप का चीजें ज्यादा पूछेगा, ठीक है। तो आई थिंक तुम्हें समझ आइडिया लग गया अभी कि तुम्हें क्या हाँ पढ़ना है। सर। यस ठीक है, चलो, ओके देन, ऑल द बेस्ट, सर। ओके Okay, सर, take care थैंक यू next सर। day.